हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, जैसे कि आपको पता है कि जेटेट के लिए जो है हमारा जो सिलेबस है क्लास 6 to 8 का सिलेबस है ना एनसीईआरटी को, उसी को फॉलो करना है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे और साथ में इसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का जो चैप्टर है ये है आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है ना, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। और गैस का वो परत होता है जो कि पृथ्वी के चारों ओर से घेर कर रखता है, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और इसी वायुमंडल में जितने भी आपका गैस होता है ना, जैसे ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है या दूसरी गैस होता है, ये यहीं पाया जाता है। और पृथ्वी का जो बहुत ही बड़ा भाग होता है जिसमें जल पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। ठीक है ना। तो जलमंडल में जल की जितनी भी अवस्था होती है ना, जैसे कि बर्फ हो गया, जल हो गया और जल वाष्प हो गया, ये सब सम्मिलित होता है। तो जीव मंडल जो रहता है ना आपका, एक सीमित क्षेत्र होता है। और यहाँ पे जो है जैसे कि स्थल मंडल हो गया, जल मंडल और हवा मंडल, ये तीनों जो है साथ मिलता है और इस तरीके से यहाँ पे जीवन जो रहता है पाया जाता है। सभी प्रकार का जीवन जो रहता है पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, लिथास का मतलब अर्थ क्या होता है, पत्थर होता है। और एटमस का अर्थ मतलब क्या होता है, वाष्प होता है। ठीक है, ये ग्रीक भाषा में है। और हुंडर का अर्थ होता है जल होता है। तो बायोस का अर्थ क्या होता है, जीवन होता है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा देख लीजिएगा, ग्रीक भाषा में लिथास को क्या कहते हैं, और एटमास को, और यूडर को, और बायोस को। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का भूमंडल के बारे में। तो अब हम लोग जो है भूमंडल का डिस्कस करते हैं। क्या कि ये भूमंडल क्या है, जैसे कि हमें तो पता चला कि जो ठोस भाग है जहाँ हम लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। तो ये भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत का बना हुआ है जिसमें जीव के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का सतह को जो है दो भाग में बांटा गया है। एक जो बड़ा स्थलीय भाग होता है ना, उसको महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा जो बड़ा जलाशय यानी पानी वाला जो भाग होता है उसको महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। पहला जो आपका स्थलीय भूभाग होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको महाद्वीप कहा जाता है। और दूसरा जो बड़ा जलाशय को क्या कहा जाता है, तो महासागरीय बेसिन कहा जाता है। ठीक है, और विश्व के जितने भी महासागर हैं ना, वो क्या होता है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप यूरोप है, ये एशिया है, और ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। आगे हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे ना, तब पता चलेगा, तब आप फिर मैप देखिएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है ये आपका माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 8,848 किलोमीटर है। ठीक है ना। और विश्व का जो सबसे गहरा भाग होता है ना, ये प्रशांत महासागर होता है, मैरिना ग्रत। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। कितना है, 11,022 मीटर है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा कि क्या आप जानते हैं, न्यूजीलैंड के अंडमान हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोगे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी है और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा है। तो जापान के जुको तोबोई जो है, ये विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। और बचेंद्री पाल, ये भारत की पहली महिला है, बचेंद्री पाल, जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। ठीक है, तो ये सब एनसीईआरटी में है, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि बचेंद्री पाल जो है ये भारत की पहली महिला है जो कि आपका 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ान की थी। और अगर हम लोग जापान की बात करें तो जापान की पहली महिला जो जुको तोबई है, जुंको ताबई जुंको ताबई, ये जो है विश्व की पहला महिला थी जो कि 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर जो है कदम रखी थी। अब देखिए, अगर हम लोग महाद्वीप की बात करें तो विश्व की 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। इसमें से पहला जो है ना, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है।
ठीक है। तो एशिया जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये एशिया है। और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में है, यानी विश्व में जितना क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग जो है ना, ये एशिया ही है। ठीक है। तो ये महाद्वीप जो रहता है कहाँ है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, पश्चिमी गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया। ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध में है, स्थित है। और कर्क रेखा जो है ना, इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ये आपका एशिया से होकर गुजरती है। और एशिया के पश्चिम में जो है आपका यूराल पर्वत है। और पर्वत है जो कि यूरोप से अलग करता है, इसको क्या करता है, यूरोप से अलग करता है। और यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग, मतलब मान लीजिए ये यूरोप है, ये एशिया है। ठीक है। तो ये यूरोप है, ये एशिया। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है जिसमें ये दोनों का हिस्सा है, इसको हम जो है आपको यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरल पर्वत यूरोप और एशिया को क्या करता है, विभाजित करता है। तो नेक्स्ट है हम लोग का महाद्वीप यूरोप। देखिए यूरोप जो है ना, एशिया से बहुत छोटा है। और ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, एशिया का पश्चिम में स्थित है। ठीक है। और आर्टिक वृत्त याद रखिएगा, ये जो कर्क रेखा है वो तो आपका एशिया से होकर गुजरता है। और ये जो आर्टिक वृत्त है ना, ये आपका यूरोप से होकर गुजरता है। और ये 3 तरफ से जल से घिरा है। तो याद रखिएगा कौन सा महाद्वीप है जो 3 तरफ से जल से घिरा है, तो ये आपका यूरोप है। और आर्टिक वृत्त जो है किस महाद्वीप से होकर गुजरता है, तो ये आपका यूरोप से होकर गुजरता है। अब देखिए अफ्रीका, एशिया के बाद विश्व का अगर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो ये आपका अफ्रीका है। जो विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश जो होती है, ये आपका इस महाद्वीप के लगभग जो है मध्य भाग में जो है, मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है ना, ये उत्तरी गोलार्ध मतलब इस जगह स्थित है। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है, तो वो आपका अफ्रीका है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये हम लोग पॉइंट है सहारा का रेगिस्तान। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि कहाँ स्थित है, तो ये आपका अफ्रीका में स्थित है। और ये जो महाद्वीप है अफ्रीका, ये चारों तरफ से समुद्र और महासागर से घिरा है। ठीक है, समुद्र और महासागर से घिरा है। जबकि हम लोग यहाँ पे यूरोप के बारे में क्या देखें कि यूरोप तो 3 तरफ से जल से घिरा है, लेकिन नहीं, अगर हम लोग अफ्रीका के बारे में देखें तो ये चारों तरफ से समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है। और विश्व की सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो नील है। तो नील जो है ना, ये अफ्रीका से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है, अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का उत्तर अमेरिका। तो विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन है, तो वो आपका दक्षिण अमेरिका, ये आपका उत्तर अमेरिका है। ठीक है। तो उत्तर अमेरिका जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग फिगर में देख सकते हैं, ये जो है दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे देख सकते हैं, ये उत्तर अमेरिका जो है ये आपका किस तरीके से ये दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, किस तरीके से ये दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका इस स्थल संधि को हम लोग क्या कहते हैं, पनामा कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि कहते हैं। ठीक है। तो ये महाद्वीप जो है पूरी तरह से जो है कहाँ है, तो उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। और ये महाद्वीप जो है 3 महासागरों से घिरा है। तो किसकी बात कर रहा है, तो उत्तर अमेरिका की बात कर रहा है। उत्तर अमेरिका में क्या देखिए हम लोग कि ये जो महाद्वीप है ये आपका मतलब कि पूरी तरह से उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और ये तीनों तरफ से जो है ये महाद्वीप जो है 3 महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये, तो ये दक्षिण अमेरिका नेक्स्ट है हम लोग का। तो दक्षिण अमेरिका जो है ये अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इसका पूर्व एवं पश्चिम में कौन 2 महासागर स्थित है, सॉरी कौन से 2 महासागर स्थित है, पूर्व एवं पश्चिम में। तो ये आपका मैप देखिएगा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा पूर्व व पश्चिम में कौन सा 2 महासागर स्थित है। ठीक है। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, ये इसको उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और दक्षिण अमेरिका जो है विश्व की
में विश्व की सबसे बड़ी नदी जो अमेज़न है वो आपकी बहती है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेज़न है। किस किस महाद्वीप में बहती है? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में बहती है। ठीक है, तो ये था हम लोग का दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे देखिए पूरब एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरब और पश्चिम में कौन सी दो महासागर स्थित है। यहाँ पे देख रहे हैं अटलांटिक है, फिर आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिगर ये मैप से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोग का अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ना ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों से घिरा हुआ है और इसे द्वीप महाद्वीप कहते हैं। तो द्वीप महाद्वीप हम लोग किसको कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को जो है हम लोग द्वीप महाद्वीप कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। और इसी को हम लोग द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। और ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। लास्ट है हम लोग का अंटार्कटिका। ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव जो है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों पर ढका हुआ है। देखिए दक्षिण ध्रुव में बहुत ही ठंड रहती है, तो इसलिए क्या हुआ, और ये दक्षिण ध्रुव में स्थित है इसलिए क्या होता है कि हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पे मानव विकास जो है नहीं हो पाया है। और लेकिन बहुत से देश जो है अपना शोध केंद्र यहाँ स्थित है, जैसे कि भारत का भी शोध केंद्र है, संस्थान है, और इसका नाम मैत्री तथा भारती है। तो मैत्री और भारती क्या है? तो मैत्री और भारती जो है आपका भारत का एक शोध संस्थान है जो कि आपका कहाँ है? तो ये आपका अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है जलमंडल। जैसे कि आप देख रहे हैं 71% भाग जो है जल होता है और 29% भाग जो रहता है ये आपका स्थल होता है। तो जलमंडल में जल के सभी रूप आ जाता है, नदी आ जाता है, झील आ जाता है, भूमिगत आ जाता है जल, या वायुमंडलीय की जल वाष्प सभी सम्मिलित होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि 57% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है जल का, और ये इतना अधिक खड़ा होता है ना कि इसको हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, यानी पी नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही खड़ा होता है। ठीक है, तो मानव के उपयोग में ये नहीं आता है। इसके अलावा जो शेष 3% बचेगा 57%, तो इसको जो है बस हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए। तो शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो रहता है बर्फ़ के परतों या हिमालयों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, और जल का बहुत कम भाग जो रहता है अलवन जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। तो यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हमें पानी की कमी महसूस होती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए हम शेष जल का बहुत बड़ा भाग, बाकी यानी जो 3% बचा उसका बहुत बड़ा भाग जो है ये आपको बर्फ़ की परत और हिमालय तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। उसके बाद जो बचेगा वो आपको अलवन जल के रूप में पाया जाता है जो कि हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यही कारण है कि हम लोग को मतलब कि नीले ग्रह रहने के बाद भी हमें यहाँ पानी की कमी महसूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपका महासागर है। तो महासागर जो है जलमंडल के मुख्य भाग है और ये आपस में जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो महासागरीय जल जो है हमेशा गतिशील रहता है, तरंगी, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, बड़े से छोटे आकार के आधार पर। जैसे कि यहाँ पे प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, दक्षिण महासागर है तथा आर्टिक महासागर है। ठीक है, ये 5 महासागर है। तो डियर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ऐसे ही टॉपिक वाइज जो है जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हम आपके पास लाते रहेंगे और जो कि आपका एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे क्लास 6 to 8 की NCERT 8 क्या हम लोग क्लास 10 की NCERT तक को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसकी PDF फाइल आपको वहाँ मिल जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।